Hello everyone, welcome to the English class. We are reading the most important topic of English language, that is tenses. In our last lecture we discussed what are different tenses, how the verb form changes and the way of writing different structures in tenses. Now we will be moving straight to the first tense. Our first tense is present indefinite tense, which is also called as a simple present tense. Now first before reading the tense, we will see where is it used. The sentences we speak in English languages, we have to decide in what circumstances they are used. वो कहाँ यूज होते हैं, तो ये यूजेस जैसे ये टेंस हम कहाँ यूज करेंगे. A habitual action to show present indefinite is used to express a habitual action. Habitual action मतलब किसी की कोई habit हो. Okay, to show this we will see this in example. She never tells lies. वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है. So never tells lies. वो कभी झूठ नहीं बोलती, ये उसकी हैबिट है. This is habitual action. एक और एग्जाम्पल, रोहन always comes late to class. Now what is this showing? ये क्या बता रहा है? वो हमेशा लेट आता है. He always comes. Okay, this is he always comes late to class. वो हमेशा लेट आता है. So this is showing that he comes late. तो ये आपको बताता है simple present tense. ये भी बता रहा है simple present tense. Okay, रूटीन वर्क बताने के लिए, रूटीन वर्क मतलब हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे करते हैं, हमेशा करते हैं. जैसे एग्जाम्पल, we go to picnic every year. They visit their grandpa every Sunday. अब ये चीजें क्या बता रही? They visit, वो हर संडे को अपने ग्रैंडपा को मिलने जाता है. We go to picnic every year, हम हर साल पिकनिक जाते हैं. तो जो काम हम हर टाइम एक टाइम इंटरवल पे, फिक्स टाइम इंटरवल पे करते ही है, दैट इज कॉल्ड द रूटीन वर्क. उसको रूटीन वर्क बोलते हैं. रूटीन मतलब वो हम बार बार इसी टाइम पे करते हैं. देन यूनिवर्सल फैक्ट्स, फैक्ट्स बताने के लिए, फैक्ट्स बताना. फैक्ट्स क्या होता है? यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वो चीजें जो हमेशा एप्लीकेबल होती है, चाहे वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. वो दे आर एप्लीकेबल एवरी टाइम, एवरीवेयर. नोबडी कैन डिनाई दैट दैट विल नॉट हैपन, दैट डज नॉट हैपन ओवर देयर. तो वो काम जो हर जगह हर प्लेस पे होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फैक्ट. सपोज हियर एग्जांपल आई विल गिव, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट. अभी आपको क्या बता रहा है? दिस इज शोइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये इसका सेंस क्या है? ये बता रहा है, ये साइंटिफिक ट्रुथ है कि पानी 100 डिग्री पे अगर आप ऊपर स्टव पे रखते हो, 100 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वो बॉइल होगा ही. यहाँ होगा, किसी और वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में होगा, हर जगह होगा, हर टाइम होगा. सो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ और यूनिवर्सल फैक्ट. एक और एग्जाम्पल, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन. ये क्या है? मदर्स लव देयर चिल्ड्रन. दिस इज शोइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये क्या बता रहा है? ये सेंटेंस का सेंस क्या है कि सारी मदर्स, चाहे वो कोई भी मदर हो, कहीं भी किसी भी कॉर्नर में हो, वर्ल्ड में कहीं भी हो, इवन एनिमल्स, इन सब की मदर्स हो, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन. दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट. तो ये जो सारी बातें हर जगह एप्लीकेबल होती है, कोई इसे झुठला नहीं सकता. दे आर कॉल्ड द यूनिवर्सल फैक्ट. ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. देन एक्शन इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस व्हेन द मेन क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस इन कंडीशनल क्लॉजेस. अब कंडीशनल क्लॉजेस क्या होते हैं? कंडीशनल क्लॉजेस वो होते हैं जिसमें कोई शर्त होती है, जैसे यूज इफ से स्टार्ट होने वाले क्लॉजेस, या अनलेस से, अनटिल से. ठीक है, जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा. तो शर्त क्या है मेरे आने की? अगर तुम्हें मुझे बुलाना पड़ेगा. सो इट इज अ कंडीशनल क्लॉज. ऐसे इफ से स्टार्ट होने वाला या अनलेस से स्टार्ट होने वाला. अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट कम. जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे आई विल नॉट कम.
ऐसे इफ वाला भी समझो, इसी को एग्जाम्पल फॉर्म लेते हैं। तो इफ ही कॉल्स मी आई विल कम। अगर वो मुझे बुलाता है, अब यहाँ जब ये जो क्लॉजेस होते हैं हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। दो एक्शंस है, एक कंडीशन बता रही है अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। हिंदी में जब हम बोलते हैं तो दोनों को हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, गा वाले पीछे गा लग रहा है तो दोनों को हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में कभी भी दो फ्यूचर टेंसेस एक साथ नहीं आते हैं। कंडीशनल क्लॉज में इफ, अनलेस, अनटिल वाले जो क्लॉजेस होते हैं उसमें जो कंडीशनल क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, दिस इज द मेन क्लॉज, आई विल कम, ये मेन क्लॉज है। और जो इफ से स्टार्ट हो रहा है वो कंडीशनल क्लॉज है। ये कंडीशनल क्लॉज में आपको यही टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज। कब? जब आपका मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, विल और शैल के साथ में। इफ ही कॉल्स मी आई विल कम। इफ one I will write over here. If you work hard, या अगर आपको हम इसको unless से लिखेंगे तो unless you work hard, you will not pass. ये क्या बताता है? एक कंडीशन बताता है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे। कंडीशनल क्लॉज। नाउ ये दिस इज द वर्ब व्हिच शोज अवर टेक्स्ट। ऑलराइट, सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, एक और केस है जब हम ये टेंस यूज होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अगर हम कभी भी पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में जनरली क्या चीजें आती है, जो कल हुआ, What happened yesterday, तो जो अंदर का मैटर होता है वो तो पास्ट टेंस में रहेगा, पर हेडलाइंस जो होती है सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज की नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में या इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए कार एक्सीडेंट किल्स 5 people। अब ये क्या है? दिस इज शोइंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक कार एक्सीडेंट में 5 लोगों की डेथ हो गई है, कल हुई है, पर फिर भी हेडलाइंस में इसी तरह से लिखा जाएगा किल्स। ए कार एक्सीडेंट किल्स 5 people। ठीक है। पीएम विजिट्स द फ्लड अफेक्टेड एरिया। फ्लड अफेक्टेड एरिया। सीना visits। This is simple present tense। PM, PM is the prime minister। So PM visits the flood affected area। ये एक और एग्जाम्पल, ये भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस है। PM कल आए थे लेकिन इसको लिखा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। टू शो द हैबिचुअल एक्शन, किसी हैबिट को बताने के लिए। शी नेवर टेल्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। अब आपको क्या करना है, अगर ये अच्छी तरह से सीखने हैं, यू विल हैव टू ट्रांसलेट देम। आपको यहाँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा। वह कभी झूठ नहीं बोलती है। फिर रोहन ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास, वो हमेशा लेट आता है। रूटीन बताने के लिए वी गो टू पिकनिक एवरी ईयर, हम हर साल पिकनिक जाते हैं। दे विजिट देयर ग्रैंडपा एवरी संडे, वो हर संडे अपने ग्रैंडपा को मिलने जाते हैं, ये रूटीन है। देन यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, जियोग्राफिकल फैक्ट्स जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मदर्स लव देयर चिल्ड्रन। देन एक्शंस इन सबऑर्डिनेट, अब जब हम कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज की एक्शन में इस टेंस का यूज होता है अगर आपका मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो। ऑलराइट, एग्जांपल दिया, इफ ही कॉल्स मी आई विल कम। अनलेस यू, दिस इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ओके, अगर तुम मेहनत
नहीं करोगे, अनलेस इज अ नेगेटिव वर्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होंगे। देन व्हाट इज द फिफ्थ प्लेस, जब जहाँ पे हम इस टेंस का यूज करते हैं, हेडलाइंस ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, अ कार एक्सीडेंट किल्स 5 पीपल, 5 लोग मारे गए। अब 5 लोग मारे गए, कल मारे गए, हिंदी में तो हम उसको पास्ट में ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है, जो न्यूज के ऊपर जो बोल्ड लेटर्स में होती है, वो आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पीएम विजिट्स द फ्लड अफेक्टेड एरिया। ठीक है, अब अगर आपने कुछ नोट किया हो तो हर सेंटेंस से जब इसका, जैसे मैंने बोला, आप एक एक लाइन लीव कर दीजिए, इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए हिंदी में। शी नेवर टेल्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आपके लास्ट में क्या आया, ती है, आपके वर्ब के साथ क्या लगा है, ती है। रोहन ऑलवेज कम्स लेट टू क्लास, वो रोज लेट आता है, ता है। वी गो टू पिकनिक एवरी ईयर, हम हर साल पिकनिक जाते हैं, ते हैं। Then they visit their grandpa every Sunday, वो हर साल अपने ग्रैंडपा को, दादाजी को मिलने जाते हैं, फिर से आते हैं। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माएँ अपने बच्चों को प्यार करती है, क्या आया, ती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, फिर आया, ता है। फिर इफ ही कॉल्स मी, इसमें मैंने बोला आपको हिंदी में, जैसे मैंने कहा हिंदी में तो चेंज होता है थोड़ा, हम दोनों को सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलते हैं कि अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होंगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, दोनों ही सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन इंग्लिश में इसको जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ अनलेस अनटिल वाला क्लॉज है, उसको अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो इसको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। हेडलाइंस जैसे बोला हिंदी में तो हम उसको पास्ट में बोलते हैं, लेकिन हेडलाइंस लिखने का तरीका इंग्लिश न्यूज़पेपर में यही रहता है। ओके, सो दीज आर द 5 एरियाज और सर्कमस्टेंसेस वेयर दिस टेंस इज यूज्ड एंड यू हैव टू लर्न। और एक चीज इंपॉर्टेंट इसके बारे में आपको याद रखनी, अगर आपको, जैसे आपको ट्रांसलेशन करना है, आपके दिमाग में कोई टेंस हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं, समथिंग यू वांट टू राइट इन इंग्लिश ऑन आवर ओन, तो तब हमको अपनी लैंग्वेज से उसको कनेक्ट करना है। हिंदी में आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं, तो उनको आपको वापस से रिप्रोड्यूस करना है इंग्लिश में। ठीक है, तो वो सारे सेंटेंसेस जिसके पीछे ता है लगता है, जैसे हमने ये सारे सेंटेंसेस सब में पीछे ता है, ते है, ती है लगता है, तो जिनमें पीछे ता है, ते है या ती है लगता है, वो सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स दिए, इन्हीं से आपको एक्सट्रैक्ट निकालना है इस टेंस का, इन्हीं से आपको जस्ट निकालना है, इन्हीं से टेंस अच्छी तरह से सीखना है। तो ये सारे सेंटेंसेस एग्जांपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। शी नेवर टेल्स लाइज। और एक चीज आपने यहाँ पे नोट की होगी, कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस में ये कुछ वर्ड्स है जिनको हम एडवर्ब्स कहते हैं, ये नेवर, ऑलवेज, एवरी ईयर, एवरी संडे। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स है। अगर कभी जैसे आपके फिलअप्स में फॉर्म में आया है टेंस और आपको फिल करना है कि कौन सा टेंस इसमें आएगा, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, उस केस में कभी कभी जनरली तो हम ये होता है कि ट्रांसलेशन करने की ट्राई करते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस आता है, उस हिसाब से वर्ब की फॉर्म लिखते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर आपके दिमाग में कुछ टाइप होता है, आपको लगता है इमीडिएटली कुछ ऐसा दिमाग में देखते ही पता चल जाना चाहिए कि टेंस किसका है, तो उसके लिए सारे नहीं लेकिन कुछ टेंसेस में कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को देखते ही आपको, जैसे नेवर वाला अगर कोई भी सेंटेंस हमने लिखा है तो वहां पे आपको वर्ब की यही फॉर्म लिखनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। अगर आपने कहीं कोई सेंटेंस पढ़ लिया, ऑलवेज लिखा हुआ है, ऑलवेज लिखा है, इन दैट केस आपको यही फॉर्म लिखनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। Here it is comes, simple present tense. Okay, then अगर every वाला कोई वर्ड हो, every day, every week, every Sunday, every minute, every hour, in that case the sentence belongs to simple present tense only, यही टेंस आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड चीज आपको नोट करनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ कीवर्ड्स, आई एम गिविंग सम कीवर्ड्स, और वो एडवर्ब्स होते हैं मोस्टली,
वो एडवर्ब्स देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगर उसको ट्रांसलेट भी करना है तो पता चल जाएगा, फिलअप्स में है तो आपको पता चल जाएगा वो की कौन सी फॉर्म लिखनी है। तो वो कौन से एडवर्ब्स है, सारे नहीं लेकिन कौन से एडवर्ब्स हैं जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है, ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो वो एडवर्ब्स हैं समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑलवेज, नेवर और एक है ऑफन। ये 5 एडवर्ब्स हैं जिनको देखते अगर आपने किसी सेंटेंस में ऑफन पढ़ लिया है तो वो आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। देन और एलवाई वाले एडवर्ब्स हैं, कुछ एलवाई वाले एडवर्ब्स हैं जैसे डेली। अगर किसी सेंटेंस में डेली आया है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। डेली, ओकेजनली, frequently, normally, generally, regularly। डेली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, जनरली, रेगुलरली, ये सारे एलवाई वाले वर्ड्स नहीं, लेकिन ये कुछ एलवाई वाले एडवर्ब्स हैं जो ये बताते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ओके, और इसके बाद सारे एवरी वर्ड्स, सारे एवरी वर्ड्स, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, अगर एवरी वर्ड आपके सेंटेंस में आया है तो वो आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ये इन सेंटेंसेस से हमने सीखा, पहले क्या सीखा कि वो सारे सेंटेंसेस जो ताहे ते ती है से एंड होते हैं वो सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के। दूसरी चीज हमने क्या सीखी है कि अगर कोई वर्ड इन कीवर्ड्स में होता है, इन कीवर्ड से आता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। और अब एक चीज और हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए शी लिखा हुआ है। अब यहाँ इन सारे टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी इस टेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। अब मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज होगा, हमने वर्ब की फॉर्म देखी थी, किस फॉर्म में यूज होगा, तो यहाँ पे मेन वर्ब यूज होता है एस के साथ। अब कहीं कहीं एस यूज नहीं हुआ है, जैसे यहाँ बी के साथ एस यूज नहीं हुआ है, दे के साथ एस यूज नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे शी था, ये सब्जेक्ट को चेक करें, शी के साथ हमने एस लगाया है, रोहन के साथ हमने एस लगाया है, लेकिन यहाँ बी और दे के साथ एस नहीं लगा है। मदर्स है तो एस नहीं लगा हुआ है, वर्ब के साथ वाटर के साथ एस लगा हुआ है। तो व्हाट इज दिस रूल, ये क्या है, कहीं एस लगा हुआ है कहीं एस नहीं लगा हुआ है। दिस वी विल बी नाउ वी विल बी लर्निंग दिस कि एस का यूज कहाँ होता है। ठीक है, मेन वर्ब में कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। तो ये जो एस लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है। हमको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस जिसके बारे में है वो अगर नाउन प्रोनाउन है, इन दैट केस प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला खुद के लिए यूज करता है, जैसे इसमें सिंगुलर और प्लूरल दो होते हैं, हम अपने लिए जो यूज करेंगे, अगर हम सिंगल है वी विल से आई, अगर हम एक से ज्यादा है वी विल से वी। सेकंड पर्सन अगर हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए जो यूज करते हैं, उसको एड्रेस करके जो यूज करते हैं तो यू कहेंगे। सिंगुलर होगा तो भी यू, प्लूरल होगा तो भी यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसके बदले नाम के बदले जो वर्ड यूज होगा वो प्रोनाउन होगा। तो हम अगर वो मस्कुलिन जेंडर का है, जैसे हम आपको पूछते हैं वेयर इज योर फादर, आप बोलोगे ही इज बिजी इन द ऑफिस, तो आपने फादर के लिए क्या यूज किया, ही। अगर ये मदर के लिए होता तो आप क्या लिखते, क्या बोलते, शी।
तो फेमिनिन जेंडर के लिए शी, अगर न्यूट्रल जेंडर है, एनिमल है, प्लेस की, किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ताजमहल, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो वो इट हो गया, ही शी इट, किसी प्लेस, एनिमल, न्यूट्रल जेंडर कोई भी चीज है तो उसके लिए हम सिंगुलर होगा तो इट यूज करेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी अगर प्लूरल में है, एक से ज्यादा है, तो उनके लिए दे का यूज होता है। नाउ अब हम एस ई एस कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं, तो ये पूरा टेबल अगर आपने बाय हार्ट कर लिया है तो आप कभी एस ई एस लगाने में मिस्टेक नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने वर्ब लिया है गो, आई के साथ गो, वी गो, यू के साथ गो, यू के साथ गो, ही शी इट के साथ गोस, यानी यहाँ पे एस ई एस सिर्फ एक ही जगह लगा है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में है तो आपको एस ई एस लगाना है, और कोई भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो आपके अंदर तो आपको इसमें वर्ब को एस ई एस नहीं लगानी है। टेबल कैसे आप लर्न करोगे, आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, ही शी इट गोस, दे गो। अगर इसकी जगह और कोई वर्ब होगा, रन होगा, तो आई रन, वी रन, यू रन, यू रन, ही शी इट रन्स, दे रन। ऑलराइट, और कोई वर्ब होगा तो इसी तरह से एस ई एस का रूल यही रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस अगर आपके सब्जेक्ट में है तो आपको एस ई एस मेन वर्ब में लगानी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज एस ई एस। बिना एस ई एस के आप सिर्फ वर्ब उसकी बेस फॉर्म में लगा दोगे। देन और कैसे, जैसे ये तो प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में है, तो अगर आपका सब्जेक्ट नाउन में है तो आपका जो नाउन है, नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, तो अगर नाउन सिंगुलर है तो आप एस ई एस लगाओगे, अगर नाउन प्लूरल है इन दैट केस यू विल नॉट यूज एस ई एस विद द वर्ब। So third person singular noun takes SES with the verbs. Third person जैसे हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ा था उसमें mothers love their children था, अगर इसकी जगह mothers होता, mother होता तो loves लगाते, क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए वर्ब में SES, वो प्लूरल था mothers तो वहां पे हमने SES नहीं लगाया, ठीक है। So this is the rule of SES which you always have to bear in mind when you make the sentences of simple present tense. अब यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। वी विल रीडिंग दिस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन। दोनों के स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, फिर भी हम एक बार उसको एग्जाम्पल के साथ सीख लेंगे। यह डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, ये स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, मेन वर्ब विद एसईएस, दिस आरपीएस आई हैव यूज्ड फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी बाकी का बचा हुआ सेंटेंस चाहे वो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए हम आरपीएस यूज करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। रितु ऑफन गोज टू स्कूल बाय कार, ये एक एग्जांपल मैंने दिया, तो ये इसी स्ट्रक्चर में है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस किसके बारे में है, ऋतु के बारे में, सो ऋतु इज अ सब्जेक्ट, गोज इज अ मेन वर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब बीच में आ सकता है, एडवर्ब का प्लेसमेंट जो होता है वो इसी तरह से होता है। तो ऋतु ऑफन गोज टू स्कूल बाय कार, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस में आएगा, सो दिस इज आरपीएस। तो ये इस स्ट्रक्चर में डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखा जाता है, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब विद एसईएस एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यही सेकंड एग्जांपल है, they treat him badly, this is a subject, ये सेंटेंस किसके बारे में है, they के बारे में, so doer of the subject, doer of the action ये है they। तो ये अब यहाँ क्योंकि ये they था इसलिए एसईएस नहीं लगा, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन था, हमने एसईएस लगाया, ठीक है। इसमें अब आपके कोई मिस्टेक नहीं होगी, इफ यू नो दिस रूल यू विल नेवर मेक मिस्टेक इन दिस। अब they treat him badly, वो उसे badly, उसे बहुत उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो ये सेंटेंस बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये दोनों ही सेंटेंस डिक्लेरेटिव, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं, दे गिव सम इंफॉर्मेशन, तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। नाउ अब उसको हम अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव अगर अफर्मेटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो इसमें नॉट का यूज होता है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस, बियर इन माइंड वन थिंग, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो जब यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सिर्फ मेन वर्ब होता है, तो फिर हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब बहुत कंपलसरी है,
इस केस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू की फॉर्म यूज होती है, डू या डस। कैसे? तो ये है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस मेन वर्ब इन द बेस फॉर्म दैट इज द फर्स्ट फॉर्म एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे अगर हमने एस लगा दिया तो फिर से यहाँ एस नहीं लगेगी, ये बेस फॉर्म में आएगा, ये मिस्टेक हमको नहीं करनी। ये रिमूव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को अगर हमने डिक्लेयर्ड नेगेटिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऋतु ऑफन डज नॉट, और ऐसे पहले डज नॉट पहले आ जाएगा, ऋतु डज नॉट ऑफन गो टू स्कूल बाय कार। डज नॉट गो, ये आपका बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। डज का यूज किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एस आती है, इसलिए हम डज का यूज करेंगे। यहाँ जैसे इसको बनाएंगे तो हम डू का यूज करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे एस नहीं आती है। और एक बार आपने एस यूज कर लिया, फिर से यहाँ पे एस नहीं आएगी। इसी सेंटेंस, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में, दे डू नॉट ट्रीट him badly. They do not treat him badly. This is the showing simple present tense. हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, लेकिन नेगेटिव बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है, तो डू की फॉर्म यूज होती है, डू या डस। सेम इज द केस विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स दो करने पड़ेंगे हमको, एक तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, एक डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है डू डस प्लस सब्जेक्ट, do does plus subject plus main verb in the first form, that is base form, and then the remaining part of sentence, then question mark. Why question mark? Because this is interrogative sentence. कोई भी इंटरोगेटिव, जिस तरह से कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है। तो वही होगा, यहाँ पे भी आपको डू डस का यूज करना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। डू की फॉर्म्स यूज होती है डू और डस। तो ये क्वेश्चन आपके यस नो टाइप क्वेश्चन है, सारे यस नो टाइप क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होना हर क्वेश्चन में जरूरी है, सारे यस नो टाइप के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हमने इसको डू डस से स्टार्ट किया, बिकॉज ये स्टार्टिंग है तो इसको कैपिटल में लिखना जरूरी है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। ऋतु, अब ये डस पहले आ जाएगा, आपका सेंटेंस है ऋतु ऑफन गोज टू स्कूल। अब इसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है कि क्या ऋतु रोज स्कूल कार से जाती है? तो डज ऋतु गो टू स्कूल, डज ऋतु ऑफन गो टू स्कूल, ऑफन का यूज हुआ है यहाँ पे, ऑफन गो टू स्कूल बाय कार। दिस इज अ क्वेश्चन। ये आया आपका डज, ये आया आपका गो। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन दे डू नॉट, दे ट्रीट हिम बैडली। तो डू दे ट्रीट हिम, डू दे ट्रीट हिम बैडली, ये आपका क्वेश्चन बन गया, डू और ट्रीट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन, डब्ल्यूएच वर्ड में क्वेश्चन में, इसमें तो आपको यस नो में आंसर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको पूरा आंसर मिलता है। इन दैट केस वो आपको पूछेगा ये आंसर है। अब इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? ऋतु ऑफन गोज टू स्कूल बाय कार। हु ऑफन गोज टू स्कूल बाय कार? हु ऑफन गोज टू स्कूल बाय कार, इसका आंसर रहेगा। अब ये है, जैसे इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर और यस नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू डज प्लस subject, main verb in the first form, then the RPS, that is remaining part of the sentence, and big question mark. अब इसको हम क्वेश्चन में चेंज करना है तो कैसे? Who often goes to
स्कूल बाय कार। अब ये WH वाले हु वाले जो क्वेश्चन सिर्फ सारे वर्ड्स में एस एस यानी हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। अगर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में नहीं होती। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो जिसको एस की हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। अब इसका जैसे क्वेश्चन बनाएंगे, दे ट्रीट हिम बैडली, हाउ डू दे ट्रीट हिम, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ, वो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो हाउ डू दे ट्रीट हिम। ये सेकेंड क्वेश्चन इसका बना, हाउ डू दे ट्रीट हिम। अब देखिए यहाँ पे डू का यूज हुआ है और ये सिंपल प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर वही है, डू डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। सिर्फ यहाँ पे आगे क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इसके स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। ठीक है, नाउ आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क, सम असाइनमेंट टू बी सॉल्व, जैसे आपके ये सारे डाउट्स जो भी होंगे और प्रैक्टिस हो जाए, आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। टेक सम होमवर्क फॉर नाउ, इट्स अ टाइम फॉर होमवर्क। यस, but before giving homework, shall we discuss the homework of the last class? Yes, you all must have done that. I told you to write all the 13 verbs, इसकी form first, second और third form change नहीं होती है। So just see, match your homework, bet, burst, cast, cost, cut, hit, put, read, rid, set, spread और shut। ये वो 13 verbs हैं जिनमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। और फोर्थ फॉर्म के जो रूल्स है वो आपको आईएनजी लगाने के रूल्स बताए, जैसे लास्ट लेटर में यहाँ पे लास्ट लेटर के पहले वॉवल है तो उसको डबल करके आईएनजी लगाया है। अब जैसे यहाँ पे 2 वॉवल्स है तो वो डबल नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे भी वैसे ही है, बाकी सारे ऑलमोस्ट ऐसे वर्ब्स हैं जो वॉवल्स वाले हैं। कॉस्ट में कोई वॉवल टी के पहले वॉवल नहीं है तो वो COS TING। ठीक है, अब ये कास्ट जो है वो CAST कास्ट नहीं है, वो नाउन होता है जो जाति के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये कास्ट हो तो सिलेक्ट करना। आप इसके सारे हिंदी मीनिंग जरूर साथ में लिखें, सो इट विल बी क्लियर। जब भी कोई वर्ब लिखते हैं उसकी हिंदी मीनिंग जरूर लिखें, जैसे बैठ शर्त लगाना, शर्त लगाई, शर्त लगा ली या लगा चुका और शर्त लगा रहा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके और आगे जब क्लियर नहीं, तो सारे ये टेबल बनाना है आपको, यू हैव टू मेक द पर्टिकुलर टेबल। ये आपने पहले बनाया वो वर्ब्स जिनके फॉर्म्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ 13 ही है। नाउ वी विल बी राइटिंग द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ये आपका फिर होमवर्क है, प्रेजेंट होमवर्क। जैसे बिकम, ये 13 वर्ब्स मैंने आपको दिए हैं, इनकी आपको मीनिंग लिखनी है हिंदी में और इनकी चारों फॉर्म्स लिखनी है। दिस इज द होमवर्क, प्लस द होमवर्क इज ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म these sentences into negative and interrogative। बाकी के एक स्ट्रक्चर में ये डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, आपको इनको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव में आप दोनों बनाने हैं, आप WH क्वेश्चन भी बनाना और यस नो टाइप क्वेश्चन भी। ठीक है, सो दीज आर द 4 सेंटेंसेस आपके पास भी बन जाएंगे और 12 सेंटेंसेस, 4 नेगेटिव और वापस 4 इंट्रोगेटिव, दैट विल बी इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द यस नो टाइप, एंड देन सेकंड स्ट्रक्चर WH वर्ड। तो टोटल 12 सेंटेंसेस आपको बनाना है और आपको सबको हिंदी में ट्रांसलेट करना। ओके, जैसे ये सेंटेंस दिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। देन इसको हिंदी में लिखना है, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाहता है। मोहन रीड्स नॉवेल एवरीडे। आई ऑलवेज, ऑलवेज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, उसमें नेवर का यूज होता है। ऑलवेज का उल्टा, ऑलवेज या ऑफन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो आप नेवर से लिखोगे। आई ऑलवेज प्रिपेयर टी फॉर द होल फैमिली, आई नेवर प्रिपेयर टी, वहां पे नॉट वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक फ्रेज है, इडियम्स और फ्रेज, वो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स में आते हैं, इससे मैंने आपको यूजेस में नहीं लिखा है, लेकिन इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो कहावतें होती है, मुहावरे होते हैं, वो भी इसी टेंस में होते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द होमवर्क, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच।